तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रेशियोज या फिर यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि यील्ड वर्ड से आप घबराना मत। इसका सिंपल मतलब होता है रिटर्न। और रिटर्न तो मैंने बहुत बार और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर से लेके अभी तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन में एक्चुअली में जो इक्विटी की शेयर प्राइस है वो कैसे निकलती है वो देखते हैं। वो निकलेगी एक्चुअल यील्ड परसेंटेज अपॉन एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंटेज इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। का मतलब ये निकल रहा है कि एक्चुअल यील्ड यानी कि एक्चुअल रिटर्न। तो एक्चुअल रिटर्न परसेंटेज निकलता है यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स अपॉन ESC इंटू 100, यानी कि रिटर्न ऑन द इक्विटी शेयर्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। यानी कि एक्चुअली में रिटर्न कितना मिला इक्विटी शेयर वालों को, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक्चुअल में रिटर्न कितना मिला हो गया एक्चुअल यील्ड यानी कि एक्चुअल रिटर्न परसेंटेज अपॉन एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंटेज, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन थी क्या। अब उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो डिस्कस करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन थी इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि NRR परसेंटेज प्लस रिस्क प्रीमियम। यानी कि इंडस्ट्री का मतलब है बाकी कंपनीज, वो वाली कंपनी छोड़ के बाकी सारी कंपनी जो उस इंडस्ट्री में काम कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं और कंपनी ले लूं हुंडई, तो हुंडई एक अपने आप में कंपनी है। और हुंडई के लिए बाकी इंडस्ट्री कौन सी होगी, तो हुंडई को छोड़ के बाकी सारी की सारी कंपनीज जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, यानी कि मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा, BMW, मर्सिडीज, सब। मतलब हुंडई को छोड़ के बाकी जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्टिव हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक्टिव है, उसकी बात चल रही है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में बाकी लोगों को जितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, यानी कि इंडस्ट्री का जितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, उसमें जोड़ देंगे रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का मतलब ये है कि इस कंपनी में यानी कि हुंडई कंपनी में अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे उतना रिटर्न तो मांगता है जो इंडस्ट्री में मिल रहा है। यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मतलब आप किसी भी कंपनी में चले जाओ आपको 10% तो रिटर्न मिलेगा ही, उस इंडस्ट्री का ही वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यानी कि इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इनकी कोई भी कंपनी में XYZ पकड़ लूँ ऑटोमोबाइल में, 10% तो कमा लूँगा। मैं कौन, मैं इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर बोल रहा है कि भैया 10% रिटर्न तो मुझको चाहिए ही चाहिए, उसकी तो तुम बात ही मत करना, मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए। एक्स्ट्रा क्यों चाहिए, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूँ। किस बात का रिस्क, तो वो देख लेते हैं। वो रिस्क इस बात का कि डिफरेंस इन द कंपनी एंड इंडस्ट्रीज डेटा, यानी कि रेशियोज। तो जो स्टार्टिंग में वर्ड देखा था रेशियोज, उसका यूज़ यहाँ पे है कि हम एक तरीके का टेबल बनाएंगे और ये टेबल बनाते बनाते मैं समझाऊंगा कि हम कर क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रेशियो है जिसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR। ये रेशियो कैसे काम करते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये मैं समझाऊंगा। और अभी आप देख लो कोई भी रैंडम रेशियो है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडस्ट्री का 3 है, लेकिन इस कंपनी का 2.5 है। कंपनी का 2.5 है लेकिन पूरी की पूरी इंडस्ट्री का 3 है, तो डिफरेंस 0.5 का है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। एक्चुअली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। यानी कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री, यानी कि मेरे एग्जांपल में हुंडई को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, उनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR है वो 3 पे खड़ा है। ठीक है, लेकिन जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि हुंडई है, उसका सिर्फ 2.5 है। ठीक है, तो कम है तो अच्छी बात नहीं, इट्स अ बैड थिंग। इट्स गुड और बैड, इट्स बैड। यानी कि मेरे को थोड़ा रिस्क लेना पड़ रहा है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को थोड़ा रिस्क लेना पड़ रहा है। इसका रिस्क के कारण विच इज़ अराउंड 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, मान के चलो 1% से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0.5% मुझे एक्स्ट्रा चाहिए विच इज़ माई रिस्क प्रीमियम। तो अभी मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा 10% मेरे एग्जाम्पल में, प्लस 0.5 10.5%। यानी कि मैं इक्विटी शेयर होल्डर और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी से वो 10% प्लस 0.5%, यानी कि 10.5% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअल कितना मिलेगा वो अलग बात है, वो अलग से कैलकुलेट करेंगे।
पर मुझे कितना चाहिए, मुझे 10.5 चाहिए। 10.5 क्यों चाहिए, तो मैंने उसका लॉजिकल आंसर दिया कि देखो पूरी इंडस्ट्री में बाकी लोग तो 10% रिटर्न कमा के दे रहे हैं, तो मुझे इस कंपनी से भी 10% की उम्मीद है उतना कमा के दे दे, तो 10% साइड हो गया। फिर मैंने कुछ कुछ रेशियोज निकाले इंडस्ट्री के और कंपनी के कंपेयर किए, तो कंपनी के कुछ खराब रेशियोज निकल के आए। खराब रेशियोज मतलब बाकी इंडस्ट्री का जो एक्चुअली में रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है और इस कंपनी का रेशियो काफ़ी अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए क्योंकि मैं इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ और रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिस्क कैसे पता चला, ये रिस्क पता चला ये बैड लिख के, क्योंकि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी तभी इसका रेशियो अच्छा नहीं है। और इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज हैं उनके रेशियोज अच्छे हैं, मतलब इस कंपनी में पैसा लगाना रिस्की है, तो अगर मैं रिस्क उठा रहा हूँ तो एक्स्ट्रा रिटर्न भी चाहिए। तो अगर एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए तो कितना है, वो +0.5 है, तो 10 + 0.5 10.5, तो एक्चुअल यील्ड अपॉन 10.5 इंटू पेड वैल्यू पर शेयर करूंगा। और एक्चुअल यील्ड कैसे निकालूंगा, तो निकालूंगा रिटर्न ऑन द इक्विटी शेयर्स अपॉन EAC इंटू 100। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेशियोज की। तो जो मैंने स्टार्ट किया था कि रेशियो स्लैश यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन, वो इसलिए लिखा था क्योंकि यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन में रेशियोज का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको रेशियो से समझ में आ गए तो आपको यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन वाला जो अप्रोच है वो भी समझ में आ जाएगा। तो मैं एक एक करके रेशियो समझाते जा रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले आ रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। एक कंपनी है, उसने कुछ लोन लेके रखा हुआ है, यानी कि उसको इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट उसके लिए एक ऑब्लिगेशन है, यानी कि वो प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए, बैंक को तो इंटरेस्ट जाना चाहिए। तो एबिलिटी ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कैश फ्लो, यानी कि अवेलेबल कैश फ्लो। तो अब इसको फिर से री रीड करते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है वेदर द कंपनी हैज़ अवेलेबल कैश फ्लो टू पे इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। तो इसका फॉर्मूला है, अगर प्री टैक्स ICR निकाल रहे हो, यानी कि टैक्स लगाने से पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल रहे हो, तो PBT प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, यानी कि PBIT अपॉन इंटरेस्ट करोगे। तो PBIT यानी कि आपके पास प्रॉफिट, यानी कि आपके पास अवेलेबल कैश फ्लो है, डिवाइड बाय इंटरेस्ट कर दूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं कैश फ्लो इंटरेस्ट पे करने के लिए। और अगर पोस्ट टैक्स ICR निकाल रहा हूँ तो पैट प्लस इंटरेस्ट कर दूंगा अपॉन इंटरेस्ट। तो पैट एक तरह का कैश इनफ्लो होता है, यानी कि मेरे पास पैट है, प्रॉफिट है, मतलब मेरे पास पैसा है, तो अवेलेबल कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो अगर मेरे पास है इंटरेस्ट मीट आउट करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कितना गुना है वो निकाल रहे हैं। कितना गुना है मतलब 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है। मतलब मुझे अगर इंटरेस्ट 100 रुपये देना है और अगर पैट 600 रुपये है, यानी कि 600 रुपये मेरे पास है और सिर्फ 100 रुपये इंटरेस्ट देना है, मतलब 100 रुपये का 6 गुना पैसा मेरे पास है। समझ में आया। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मेरे पास इंटरेस्ट 100 रुपये का है, मुझे 100 रुपये इंटरेस्ट पे करना है, और मेरा जो प्रॉफिट है, चाहे मैं PBT प्लस इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ या पैट प्लस इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मेरे पास प्रॉफिट जो है कुल मिला के 600 रुपये। तो मैं बोलूँगा भाई मेरे पास 600 रुपये और तेरे को 100 रुपये देना है, तो कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। 600 रुपये में से 100 रुपये निकाल के दे दूंगा, खत्म। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 200 रुपये होते हैं, ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, कि सिर्फ 200 रुपये, तो उसमें 100 रुपये निकाल के दे रहा हूँ, मतलब जितना मैंने कमाया, प्रॉफिट कमाया, उसका आधा यानी कि 50% तो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और बाकी 100 रुपये से बाकी खर्चे करने पड़ेंगे, तो रिस्क वाला मैटर है। तो इसको अगर रेशियो में बात करेंगे तो पहली वाली कंपनी जिसका 6 टाइम्स का ICR था, 600/100, वो अच्छी है। और दूसरी कंपनी जिसका 200/100 का ICR था, यानी कि 2 टाइम्स, वो बुरी है। बुरी है मतलब वो बहुत रिस्की है, वो कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है या कभी भी उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसका ICR बहुत ही कम है। समझ में आया? ठीक है, अब ये जो रेशियो है ICR, वो हायर द बेटर है। हायर द बेटर क्यों बोल रहा हूँ, इसको सोचने का ना बहुत ही आसान तरीका सिखा रहा हूँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बहुत आसानी से आप समझ लोगे कि कोई भी रेशियो को हायर द बेटर या लोअर द बेटर कैसे डिसाइड किया जाए। तो अगर प्रॉफिट इस केस में न्यूमरेटर में है, ये देखिए यहाँ पे भी PBIT है और यहाँ पर भी पैट प्लस इंटरेस्ट है, प्रॉफिट न्यूमरेटर में। प्रॉफिट अच्छी चीज़ होती है, गुड थिंग, क्योंकि प्रॉफिट के लिए तो आप बिजनेस कर रहे हो।
और इंटरेस्ट डिनोमिनेटर में जो मेरा खर्चा है, और इट्स अ बैड थिंग मतलब मेरे को इंटरेस्ट बार बार देना पड़ता है, मेरे लिए खर्चा है। तो गुड थिंग न्यूमरेटर में है और बैड थिंग डिनोमिनेटर में। अब अगर ये रेशियो, कुछ भी फिगर मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, बस ये बता रहा हूँ कि जो रेशियो बहुत हाई है, तो अब क्या सोचोगे? ये रेशियो हाई सिर्फ दो केस में हो सकता है। पहला केस कि न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा हो, यानी कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो अच्छी बात है। और दूसरे केस में ये जो रेशियो है वो हाई तब जाएगा जब डिनोमिनेटर जो नीचे में लिखा हुआ है वो कम से कम हो। दो ही ऐसा केस है जहाँ पे हाई आईसीआर यानी कि हाई रेशियो बन सकता है। यानी कि जो अगर अच्छी चीज़ ऊपर में है और वो ज़्यादा हो रही है तो अच्छी बात है, और बुरी चीज़ नीचे में यानी डिनोमिनेटर में और वो कम है तो अच्छी बात है। यानी कि कुल मिला के अच्छी बात है, वही है ना, कुल मिला के अच्छी बात। इसका मतलब ये है कि ये वाला रेशियो हायर द बेटर है। जितना ज़्यादा किसी कंपनी का आईसीआर होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि या तो उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होंगे या उसका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बहुत कम होगा। समझ में आया ना? एकदम बेसिक तरीके से समझाया कि कभी भी कल को कोई रेशो पढ़ो या दो रेशो को कंपेयर करना हो तो ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि पहले डिसाइड करो कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, और फिर दिमाग लगाओ कि ये रेशो बढ़ने से अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हमारे सामने आ रहा है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे डेट ऑब्लिगेशंस। तो एबिलिटी का मतलब मैंने बता दिया, अवेलेबल कैश फ्लो, मतलब कितना हाथ में पैसा है। और डेट ऑब्लिगेशन में दोनों चीज़ आती है, यानी कि इंटरेस्ट भी आता है और प्रिंसिपल रीपेमेंट भी आता है। तो इस तरीके से मेरा डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR बन जाएगा पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। मैंने पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन क्यों किया? क्योंकि पैट तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हाथ में बस पैसा बचा, प्लस इंटरेस्ट इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो मुझे इसमें इंटरेस्ट जोड़ना चाहिए। यानी कि अगर मेरा एग्जांपल मैं रिपीट करूँ कि मेरे पास अगर 600 रुपये हैं और 100 रुपये उसमें से इंटरेस्ट देना है, मैं 6 टाइम्स निकालता हूँ आंसर, तो 600 रुपये आया कैसे होगा? 600 रुपये आएगा 500 रुपये प्लस 100 रुपये। तो मान के चलो 500 पैट है, 100 इंटरेस्ट है, तो 500 पैट प्लस 100 इंटरेस्ट 600 हो गया और नीचे 100 हो गया। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट को ऐड बैक करना पड़ गया। और डेप्रिसिएशन इसलिए ऐड बैक कर रहा हूँ क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरीके का नॉन कैश एक्सपेंस है। मैंने फ्री कैश फ्लो मेथड में बताया था कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन की सिर्फ एक बुक में एंट्री पास होती है, ना तो कोई कैश इनफ्लो होता है उसके कारण, ना ही कैश आउटफ्लो होता है। इसलिए मैंने इसको ऐड बैक कर दिया क्योंकि मेरा इस रेशियो को निकालने का पर्पस है अवेलेबल कैश फ्लो पता करना। तो जो न्यूमरेटर है वो मेरा अवेलेबल कैश फ्लो है, डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस पैट। और मुझे डेट ऑब्लिगेशंस क्या क्या है? मेरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेडी हो गया। अब ये हायर द बेटर है कि जितना ज़्यादा DSCR होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि उसके दो मतलब निकलेंगे। पहला होगा या तो आपके पास प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है या तो आपका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट बहुत कम है, तभी ये रेशियो बहुत हाई है। इसलिए हायर द बेटर, जितना ज़्यादा होता है DSCR उतनी अच्छी बात होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो। इट इज़ द एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस एंड फिक्स्ड डिविडेंड। इसका फॉर्मूला है पैट प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड डिविडेंड, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आपने नोटिस किया होगा कि पैट प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, ये जो पोर्शन है ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। ये देखिए, पैट प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, और क्या जुड़ गया? बस फिक्स्ड डिविडेंड जुड़ गया, विच इज़ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पैट में से ही फिक्स्ड डिविडेंड पे होता है, तो इसलिए मैंने अलग से फिक्स्ड डिविडेंड को ऐड नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दिया। तो पैट प्लस इंटरेस्ट आ गया और नीचे इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड डिविडेंड यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। ये वाला जो रेशियो है, ये वाला रेशियो भी हायर द बेटर होता है, क्योंकि जो अच्छी बात है वो न्यूमरेटर में, विच इज़ प्रॉफिट। तो अगर ये रेशियो बहुत हाई है उसके दो मतलब निकलेंगे, या तो आपका प्रॉफिट बहुत हाई है तो अच्छी बात है,
या तो आपका इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड बहुत ही कम है, तो भी अच्छी बात है। तो इसलिए ये रेशियो हायर द बेटर रहता है। यानी कि इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो, इसको शॉर्ट में मैं बोल सकता हूँ IFDCR। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। यानी कि दो कंपनी का IFDCR रख दूँ, तो जिसका ज़्यादा है IFDCR वो अच्छी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज अ टूल टू मेजर द फाइनेंशियल फिटनेस ऑफ अ कंपनी, कि कोई कंपनी कितनी फाइनेंशियली फिट है उसको अगर आपको मेजर करना है तो आप कैपिटल गियरिंग रेशियो यूज़ करोगे। कैपिटल गियरिंग रेशियो के न्यूमरेटर में आप लोगे ऑल फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग लायबिलिटीज, और डिनोमिनेटर में ले लोगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली लायबिलिटी हमारी होती है डिवेंचर या फिर लोन वगैरह, और फिक्स्ड डिविडेंड वाली हमारी लायबिलिटी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और डिवाइड कर दूंगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड से। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि शेयर होल्डर फंड सिर्फ लिखा है, सिर्फ शेयर होल्डर फंड लिखा है, यानी कि इक्विटी होता है, यानी कि नेटवर्थ होता है, यानी कि ESC प्लस PSC प्लस RNS। लेकिन सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिखा है तो उसका मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो मेरा रेशियो बन जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। शॉर्ट में बोलेंगे तो PSC प्लस डिबेंचर अपॉन ESC प्लस RNS। अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि बैड थिंग क्या है और गुड थिंग क्या है। PSC और डिबेंचर्स मेरे लिए बैड है। क्यों बैड है? क्योंकि डिबेंचर में मुझे फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब मैं अच्छा कमा रहा हूँ या अच्छा नहीं कमा रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो भी मुझे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेन प्रॉफिट्स। मतलब आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, आपकी स्थिति कैसी भी हो, डिबेंचर होल्डर आपसे डिबेंचर इंटरेस्ट मांगेगा ही। तो अच्छी बात नहीं है यार ये। दूसरी चीज़ है PSC प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बुरा है, लेकिन ना डिबेंचर से थोड़ा कम बुरा है। कैसे बुरा है? कि जब डिविडेंड बांटने की बारी आती है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला बोलता है कि मुझे फिक्स्ड डिविडेंड चाहिए। यानी कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे हो, आपने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया और आप डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे हो, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आके खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे फिक्स्ड डिविडेंड चाहिए। मतलब वो इस बात को कंसिडर नहीं करता, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर इस बात को कंसिडर नहीं करता कि आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है या प्रॉफिट बहुत कम है। वो बस ये देखता है कि अगर प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है तो सबसे पहले डिविडेंड मुझे दे दो, चाहे आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया हो या अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाया हो। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बुरा है लेकिन थोड़ा कम बुरा है, डिवेंचर ज़्यादा बुरा है, क्योंकि डिवेंचर तो ये बोलता है, यानी कि डिवेंचर होल्डर तो ये बोलता है कि आप प्रॉफिट कमाओ या नहीं कमाओ मुझे मतलब नहीं, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये बोलता है कि आप प्रॉफिट भले कितना भी कमाओ, थोड़ा सा भी कमाओगे तो भी मैं आ जाऊँगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बुरा है, कम बुरा है, डिवेंचर बहुत ज़्यादा बुरा है। तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा बुरी चीज़ों से भरा हुआ है, यानी कि बैड थिंग। और नीचे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस अच्छी चीज़ होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अच्छी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ही ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी को समझते हैं। यानी कि अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाया है तो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को थोड़ा डिविडेंड मिलता है। लेकिन अगर मान के चलो थोड़ा सा ही प्रॉफिट कमाया है और कंपनी नहीं चाहती डिविडेंड देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं इक्विटी शेयर होल्डर को। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी दिक्कत नहीं है कि कंपनी कम डिविडेंड दे रही है या ज़्यादा डिविडेंड दे रही है। कंपनी अपने हिसाब से, यानी कि अपनी कंडीशन के हिसाब से डिविडेंड दे रही है, और जितना मिल जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को उतने में खुश रहता है, इसलिए वो अच्छी चीज़ है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे गुड थिंग है और यहाँ पे बैड थिंग है न्यूमरेटर में। तो जब ये रेशियो बहुत ज़्यादा होगा तो इसके दो मतलब निकलेंगे, या तो न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा है यानी कि डिबेंचर बहुत ज़्यादा है, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा है। तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना या बहुत ज़्यादा लोन पे काम करना अच्छी बात नहीं होती। या तो डिनोमिनेटर बहुत ही ज़्यादा कम है, इक्विटी शेयर कैपिटल कम है, रिजर्व एंड सरप्लस बहुत कम है, तो रिजर्व्स भी बहुत कम है, तो अच्छी बात नहीं है। तो डिनोमिनेटर में अच्छी चीज़ है, न्यूमरेटर में बुरी चीज़ है। ऐसे रेशियो लोअर द बेटर होते हैं, यानी कि जितने कम होंगे ना उतना अच्छा। ठीक है, तो ये ख़त्म होते हैं हमारे रेशियोज़।
तो हमने कौन कौन से रेशियो देखे? कैपिटल गियरिंग रेशियो देखा, लोअर द बेटर। इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो देखा, हायर द बेटर। डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR देखा, हायर द बेटर। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा, ICR, हायर द बेटर। चलिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सन लिमिटेड एज ए 31st March 2003 was as under: rupees in lakhs, equity share capital 80 lakh, 8% preference share capital 40 lakh, 12% debenture 64 lakh, reserves 32 lakh. Sun Limited earns a profit of 32 lakh annually on an average before deduction of income tax, which works out to 35%, and interest on debentures. मतलब बिफोर इनकम टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट, यानी कि PBIT की बात कर रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। PBIT आपको दिया हुआ है 32 लाख, टैक्स रेट 35%। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6%, यानी कि NRR दिया हुआ है आपको कि बाकी कंपनी यानी कि इंडस्ट्री में जो नॉर्मल रिटर्न का रेट चल रहा है वो 9.6% है, प्रोवाइडेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड एट लीस्ट 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स क्या है? ये है इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो, ठीक है। दूसरा कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.75 होना चाहिए। यील्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, 5% ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा, बट यील्ड ऑन शेयर की बात चल रही है, यानी कि एक्चुअल यील्ड की बात चल रही है। सन लिमिटेड हैज़ बिन रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड ऑफ 8%। इक्विटी डिविडेंड का रेट दिया हुआ है 8%। कंप्यूट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग 1% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज, यानी कि IFDCR, एंड 2% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। PBIT दिया हुआ है 32 लाख, टैक्स दिया हुआ है 35%, NRR इंडस्ट्री का दिया हुआ है 9.6%। इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज जो हैं वो 9.6% का रिटर्न तो दे ही रही है। इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो इंडस्ट्री का दिया हुआ है 3 टाइम्स, यानी कि IFDCR, और कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडस्ट्री का दिया हुआ है 0.75। यील्ड ऑन शेयर्स की बात की हुई है कि यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स यानी कि एक्चुअल यील्ड का अमाउंट जो है वो 50% डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रहेगा, और यानी कि प्लस 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है इक्विटी डिविडेंड। लॉजिकल है कि आप जो प्रॉफिट का पोर्शन बांट देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, वही तो इक्विटी डिविडेंड कहलाता है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ऐसे प्रॉफिट का क्या किया? तो ऐसे प्रॉफिट का रिटेन किया, तो यानी कि रिटेन अर्निंग्स। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का मतलब रिटेन अर्निंग्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का मतलब इक्विटी डिविडेंड होता है। आगे दिया हुआ इक्विटी डिविडेंड का रेट 8%। तो जब भी डिविडेंड का रेट दिया रहता है तो मैंने बताया था वो मल्टीप्लाई होता है पेड अप कैपिटल से। तो इक्विटी डिविडेंड अमाउंट इज इक्वल टू 8% टू 80 लाख। ये 80 लाख जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी को मैं पेड अप कैपिटल मानूंगा। 80 लाख इंटू 8% 6.4 लाख, यानी कि 6,40,000। इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकलेगा 12% डिबेंचर्स और 64 लाख अमाउंट है, तो 12% और 64 लाख 7,68,000। फिर है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड निकलेगा 8% ऑफ 40 लाख, तो 8% ऑफ 40 लाख 3.2 लाख, यानी कि 3,20,000। यही मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है और यही मेरा फिक्स्ड डिविडेंड है। तो फिक्स्ड डिविडेंड बोलो या प्रेफरेंस डिविडेंड बोलो, एक ही बात है। अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। PBIT से चालू करेंगे
PBIT 32 लाख दिया हुआ है, इंटरेस्ट माइनस करेंगे 7,68,000, तो PBT आ जाएगा 24,32,000, टैक्स 35% माइनस करेंगे 851,200, तो पैट आ जाएगा 15,80,800। फिर पैट में से अब ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स माइनस करते हैं, क्वेश्चन साइलेंट है तो अज्यूम करेंगे नील है, तो पैट आफ्टर रिजर्व आएगा 1580800, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड 3,20,000 और जगह EF और ESH 1,260,800, और इसमें से इक्विटी डिविडेंड माइनस होता है 6,40,000, तो रिटेन अर्निंग आ जाएगा 6,20,800। तो ये इनकम स्टेटमेंट मैं पहले भी आपको लिखवा चुका हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस में भी हम इसको यूज़ कर चुके हैं। रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है इंटरनल इक्विटी, ये मैंने बताया था। ये होता है P&L अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अकाउंट्स में और वहाँ पे आप लिखते हैं टू बैलेंस क्लोज डाउन या टू नेट प्रॉफिट वगैरह लिखते हैं, तो जो आप क्लोजिंग बैलेंस उसका लिखने जा रहे हैं ना, वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग का अमाउंट होता है, यानी कि इंटरनल इक्विटी का अमाउंट होता है, जो कि बैलेंस शीट में जाता है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, अब जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं ना, जिसकी हमको वैल्यू पर इक्विटी से निकालने हैं, उसके रेशियो निकालते हैं। IFDCR विच इज़ पैट प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, इसका आएगा 1580800 प्लस 768,000 अपॉन 768,000 प्लस 3,20,000, 2.16 टाइम्स। तो कंपनी का IFDCR आ गया। कंपनी का कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो PSC प्लस डिबेंचर अपॉन ESC प्लस RNS, तो 40 लाख प्लस 64 लाख अपॉन 80 लाख प्लस 32 लाख, यानी कि 0.93। तो एक कंपनी का कैपिटल गियरिंग रेशियो आ गया। अब एक्सपेक्टेड यील्ड पे चलते हैं। एक्सपेक्टेड यील्ड का फॉर्मूला बताया था NRR प्लस रिस्क प्रीमियम, यानी कि NRR का मतलब कि जो इंडस्ट्री से मुझे नॉर्मली रिटर्न मिल सकता है, शेयर होल्डर बोल रहा है कि इंडस्ट्री से जो मुझे नॉर्मली रिटर्न मिल सकता है वो तो मुझे चाहिए ही, इस कंपनी में पैसा लगाने के कारण मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, विच इज़ रिस्क प्रीमियम। पहली बात ध्यान रखना कि रिस्क प्रीमियम का मतलब एक्चुअली में रिस्क नहीं होता, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा रिटर्न। स्टूडेंट को लगता है कि हम रिस्क लिख रहे हैं तो शायद रिस्क को जोड़ रहे होंगे, तो भैया ऐसा नहीं है। NRR भी एक तरीके का रिटर्न है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पढ़ा ही होगा आपने फुल फॉर्म इसका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये भी रिटर्न है। और रिस्क प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न होता है, और जब एक रिटर्न को दूसरे रिटर्न में जोड़ोगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, यानी कि एक्सपेक्टेड यील्ड आएगा। ठीक है, तो रिस्क प्रीमियम का मतलब रिस्क नहीं होता, उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा रिटर्न। तो वो टेबल बनाएंगे उसके लिए हम लोग। टेबल इस तरीके से रहेगा, रेशियो का नाम, इंडस्ट्री, कंपनी, डिफरेंस, गुड और बैड एंड डिसीजन। पहले डिस्कस करेंगे IFDCR, यानी कि इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो। इंडस्ट्री का 3 है और कंपनी का 2.16 है। इंडस्ट्री का 3 है IFDCR और कंपनी का 2.16 है, यानी कि डिफरेंस 0.84 का है। तो ये हायर द बेटर होता है कि लोअर द बेटर होता है? तो ये हायर द बेटर होता है, यानी कि IFDCR जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। हमारे केस में पूरी इंडस्ट्री का 3 चल रहा है, बट इस कंपनी का 2.16 चल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, विच इज़ अ बैड थिंग। तो आई वॉन्ट एक्स्ट्रा रिटर्न ड्यू टू दिस बैड थिंग। तो 0.84 मल्टीप्लाई बाय 1% करूँगा। 1% इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कहा कि 1% फॉर एवरी वन टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज, तो मल्टीप्लाई 1%, यानी कि प्लस करूँगा 0.84%। दूसरा है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का 0.75 है, लेकिन कंपनी का तो ज़्यादा है 0.93, डिफरेंस है 0.18। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का 0.75 है और हमारी कंपनी का 0.93 है, तो ज़्यादा है हमारा, तो अच्छी बात होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। कैपिटल गियरिंग रेशियो लोअर द बेटर होना चाहिए, क्योंकि जितना कैपिटल गियरिंग रेशियो कम होगा उसके दो मतलब निकलेंगे। पहला है कि आपका जो PSC प्लस डिबेंचर है वो कम से कम है, तो अच्छी बात है। दूसरा मतलब निकलेगा ESC एंड RNS बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो भी अच्छी बात है। तो इसीलिए कैपिटल गियरिंग रेशियो लोअर द बेटर होता है। यहाँ पे कंपनी का ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर भी बुरी बात है। यहाँ पे 0.18 इंटू 2% करूँगा, क्योंकि 2% फॉर एवरी वन टाइम डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो क्वेश्चन बोल रहा है। तो जो आपका डिफरेंस आया 0.18, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2% से, विच इज़ 0.36, तो ऐड कर दोगे 0.36%। ये ऐड कर रहे हो मतलब आपको एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए इतना,
तो नाउ एक्सपेक्टेड यील्ड इज 9.6% जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। NRR प्लस 0.84 प्लस 0.36 10.8 आपको इस कंपनी से रिटर्न चाहिए, यानी कि यील्ड चाहिए, यानी कि एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंटेज आपका 10.8 है। नाउ एक्चुअल यील्ड परसेंटेज निकालेंगे। अभी यील्ड ऑन इक्विटी से क्वेश्चन कह रहा है कि 50% डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि इक्विटी डिविडेंड का, यानी कि 50% 6,40,000 3,20,000, और 5% अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का यानी कि रिटेन अर्निंग्स, यानी कि 5% ऑफ 6,20,800 यानी कि 31040। टोटल आपके पास अमाउंट आ जाएगा 351,040। तो एक्चुअल यील्ड आप निकाल लोगे। एक्चुअल यील्ड परसेंटेज इज इक्वल टू यील्ड ऑन इक्विटी शेयर अपॉन ESSC इंटू 100, 351,040 अपॉन 80 लाख इंटू 100, तो 4.388%। राउंड ऑफ करेंगे तो 4.39%। तो एक्चुअल यील्ड परसेंटेज आ चुका है और एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंटेज भी आ चुका है। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकाल लेंगे। वैल्यू पर इक्विटी शेयर यानी कि इक्विटी शेयर प्राइस, इसका फॉर्मूला बताया था एक्चुअल यील्ड परसेंटेज अपॉन एक्सपेक्टेड यील्ड परसेंटेज इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो 4.39% निकाल लिए, 10.8% निकाल लिए। पेड अप वैल्यू पर शेयर का मतलब पेड अप कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 4.39% अपॉन 10.8% इंटू 80 लाख रुपीज़ अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। 4.39% अपॉन 10.8% इंटू 80 लाख रुपीज़ अपॉन 80,000 शेयर्स। ये 80,000 शेयर्स लेने का क्या कारण है तो समझते हैं, इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली पेड अप वैल्यू पर शेयर का मतलब फेस वैल्यू ही होता है, और वी यूजुअली अज्यूम कि फेस वैल्यू 100 रुपये या 10 रुपये कुछ भी हो। तो पेड अप वैल्यू को हम यूजुअली 100% पेड अप मानते हैं, इसलिए हम उसको फेस वैल्यू के बराबर समझते हैं। और हम बहुत बार क्वेश्चंस में अगर डेटा नहीं दिया रहता तो फेस वैल्यू को 100 रुपये या 10 रुपये अज्यूम करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको ना फेस वैल्यू 100 रुपये चाहिए। इन ऑर्डर टू टेक फेस वैल्यू 100 रुपये, वी नीड टू अज्यूम द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एज 80,000। जैसे मैं इसको 80,000 शेयर्स अज्यूम करूँगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर 80,000 है, मेरा पेड अप वैल्यू पर शेयर 100 रुपये आ जाएगा, 100 रुपये पर इक्विटी शेयर। तो पर इक्विटी शेयर का प्राइस निकल के आएगा 4.39% अपॉन 10.8% इंटू 100 रुपये पर इक्विटी शेयर, 40.65 पर इक्विटी शेयर, 40.65। तो कभी भी अगर आप क्वेश्चन में ऐसे फंसेंगे लाइक पेड अप वैल्यू पर शेयर नहीं दिया हुआ, जैसे इसमें नहीं दिया हुआ था, पेड अप कैपिटल था लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं था, तो आप उसको 100 रुपये या 10 रुपये ऐसा फिगर बनाने की कोशिश करना और उस हिसाब से आप 80,000 शेयर्स निकाल लेना। 80,000 निकालना है अगर आपको तो आप कर सकते थे 80 लाख रुपीज़ अपन 100 रुपये, तो आपको 80,000 शेयर आ जाएगा। और 80,000 शेयर्स आ जाता तो इस तरीके से सॉल्व हो जाता। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन, जिसके अंदर में हम लोग को रेशियोज़ का बहुत बड़ा रोल है। रेशियोज़ की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो रेशियोज़ को मैंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया, यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन भी एक्सप्लेन किया, और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इक्विटी वैल्यूएशन का चैप्टर ख़त्म होता है। तो जैसे कोई भी चैप्टर ख़त्म होता है तो उसका मैं इंडेक्स डिस्कस करता हूँ कि उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। इक्विटी वैल्यूएशन में सबसे पहले तो हमने देखा कि इक्विटी क्या होता है। तो मैंने बताया था कि इक्विटी इज़ नॉट लिमिटेड टू अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का भी इक्विटी निकाल सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस का भी इक्विटी निकाल सकते हैं। तो इक्विटी सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस यानी कि ESC PSC तक सीमित नहीं है, वो बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेसेस में भी निकाली जा सकती है, और इसे हम नेट वर्थ बोलते हैं। और एक बात का ध्यान देना कि इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ नॉट इक्वल टू इक्विटी, बिकॉज इक्विटी इज़ अ ब्रॉड टर्म। फिर आगे बढ़े, हमने देखा वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन का मतलब कुछ भारी नहीं होता, मतलब कुछ एकदम हैवी नहीं होता, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इक्विटी की वैल्यू निकालना, यानी कि इक्विटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालना, जो कि IV0 भी आ सकती है और P0 भी आ सकती है, जो हमें फंडामेंटल एनालिसिस ने सिखाया था कि IV0 और P0 कैसे निकलता है। फिर हमने डिस्कस किया था EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है वो सब देखा। इसके अंदर में मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बनवाया था और कोशिश की थी कि जो भी अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं सामने, उसके जो भी सिनोनिम्स हैं वो एक ही जगह पे लिखवा दूँ। तो इनकम स्टेटमेंट डिस्कस किया था,
और ईपीएस के बाकी फॉर्मूले डिस्कस किए थे, कैसे कैसे ईपीएस निकाला जा सकता है। फिर हम डिविडेंड में आए, डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होता है वो देखे, और उसके बाद हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल स्टार्ट किया। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में मैंने आपको सिंगल पीरियड डीडीएम बताया कि आने वाला जो कैश फ्लो है उसको पुल करना। फिर मल्टी पीरियड डीडीएम बताया कि आने वाले बहुत सारे कैश फ्लोज है उसको पुल करना। और फिर इन्फानाइट पीरियड डीडीएम में गए। मैंने वहाँ पे कहा था कि जो बेसिक डिफरेंस यानी कि जो मेन डिफरेंस है इन तीनों डीडीएम में वो ये है कि सिंगल पीरियड डीडीएम और मल्टी पीरियड डीडीएम में आपको दो तरीके के रिटर्न मिलते हैं, विच इज़ डिविडेंड एंड कैपिटल अप्रिसिएशन। बट इन्फानाइट पीरियड डीडीएम जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ ओनली वन फॉर्म ऑफ रिटर्न मिलेगा, विच इज़ ओनली डिविडेंड। वहाँ पे हम कैपिटल अप्रिसिएशन की बात नहीं करेंगे। जो चीज़ फॉर्मूले में भी दिखती है कि फॉर्मूले में भी कहीं पर भी कैपिटल अप्रिसिएशन वगैरह का यूज़ नहीं है जब भी इनफाइनाइट पीरियड ईडीएम की बात होती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनफाइनाइट पीरियड ईडीएम में हम ये मानते हैं एक बार अगर आपने शेयर परचेज कर लिया तो ज़िंदगी भर आपके पास रहेगा, आपको ज़िंदगी भर उसमें अलग अलग तरीके से डिविडेंड मिल सकते हैं। मतलब आप ये शेयर कभी भी बेचोगे नहीं। इनफाइनाइट पीरियड डीडीएम में हमने देखा नो ग्रोथ डीडीएम, जहाँ पे ग्रोथ रेट 0% होती है, यानी कि जितना हमने कमाया अर्निंग पर शेयर वो पूरा का पूरा बांट दिया डिविडेंड पर शेयर। कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम, यानी कि जो डिविडेंड है वो पर्टिकुलर रेट से हर साल ग्रो होता रहेगा, यानी कि जी का जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ एक जी का परसेंटेज दिया हुआ है मतलब वो कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम का क्वेश्चन है। फिर देखे थे मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ टेबल प्लस फार्मूला, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड का जो डेटा है यानी कि डिविडेंड है वो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि हर डिविडेंड अलग अलग है। तो वो आप निकालोगे पहले तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और आने वाले जो डिविडेंड्स है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो होंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे फॉर्मूला लगा के। तो टेबल की प्रेजेंट वैल्यू प्लस फॉर्मूला की प्रेजेंट वैल्यू से आपका वैल्यूएशन हो जाएगा, तो आपका मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम। फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर हम लोग राइट शेयर्स डिस्कस किए कि राइट शेयर्स होता क्या है। फिर मैंने वहाँ पे बताया था कि 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप राइट शेयर परचेज कर लो यानी कि एक्सरसाइज कर दो, राइट का जो ऑफर है वो किसी को सेल कर दो यानी कि राइट रिनाउंस कर दो, या फिर आप इग्नोर कर दो राइट के ऑफर को यानी कि कुछ मत करो। ये देखा था। फिर प्रेफरेंस शेयर्स डिस्कस किया। प्रेफरेंस शेयर्स में देखा रिडीमेबल शेयर्स, नॉन रिडीमेबल शेयर्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर बायबैक ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स बायबैक कैसे काम करता है। फिर बोनस शेयर्स, तो बोनस शेयर्स वगैरह देखा। फिर हम आ गए अप्रोचेज में। अप्रोचेज बोलो या मॉडल्स बोलो या मेथड्स बोलो, एक ही बात है। करना क्या है? करना है इक्विटी का वैल्यूएशन। पहला हमने देखा पीई मल्टीपल अप्रोच। तो पी मल्टीपल अप्रोच मैंने बताया था कि वो नो ग्रोथ डीडीएम ही होता है। फिर हमने देखा था अर्निंग ग्रोथ मॉडल। फिर हमने देखा अर्निंग कैपिटलाइजेशन या फिर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी अप्रोच, जिसमें हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल पीबीटी, फ्यूचर मेंटेनेबल पीएटी वगैरह निकालते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर हम लोग पढ़े नेट एसेट वैल्यू या एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू अप्रोच, जिसमें हम लोग एडजस्टेड एसेट्स और एडजस्टेड लाइबिलिटीज़ का फंडा सीखे। फिर हमारे पीई रेशियो अप्रोच में, तो पी रेशियो अप्रोच में हम लोग पी रेशियो को यूज़ करते हैं और वैल्यूएशन करते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा था कि एक बात का विशेष ध्यान देना है कि पी रेशियो अप्रोच अलग चीज़ होती है और पीई मल्टीपल अप्रोच अलग चीज़ होती है। फिर हम लोग डिविडेंड यील्ड अप्रोच में आए कि डिविडेंड यील्ड का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ किए वैल्यूएशन के लिए। बुक वैल्यू अप्रोच, यानी कि बैलेंस शीट में जो फिगर्स दिख रहे हैं उसके बेस पे वैल्यूएशन करना, दैट इज़ बुक वैल्यू अप्रोच। फिर हम लोग फ्री कैश फ्लो यानी कि एफसीएफ अप्रोच सीखे, जहाँ पे मैंने चीज़ों को आसान करने के लिए 4 स्टेप्स बताए थे। कैलकुलेट एफसीएफई और एफसीएफएफ, देन कैलकुलेट केओ और केई, देन डिसाइड टाइप 1 टाइप 2 और बोथ, एंड देन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू विच विल बी वैल्यू ऑफ बिजनेस यानी कि वीओबी और वीओई। डिपेंड करेगा एफसीएफएफ यूज़ कर रहे हो या एफसीएफई यूज़ कर रहे हो। फिर हम लोग अल्कर अप्रोच में आए। अल्कर अप्रोच में बेसिकली स्ट्रैटेजी निकाले यानी कि वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी निकाले, जो कि निकलता है पोस्ट स्ट्रैटेजी वैल्यू माइनस प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी आफ्टर स्ट्रैटेजी माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी बिफोर स्ट्रैटेजी। इस तरीके से निकाले स्ट्रैटेजी की वैल्यू
और देखें कि स्ट्रैटेजी वायबल है कि नहीं। फिर हमारे चॉप अप्रोच या सम ऑफ पार्ट्स अप्रोच या ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच, जिसमें कैपिटलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर हमारे रेशियोज़ में, यानी कि यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन, जिसमें रेशियोज़ का बहुत बड़ा रोल था वैल्यूएशन में, जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR मैंने बताया था, ICR बताया था, कैपिटल गियरिंग रेशियो मैंने बताया था, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इक्विटी वैल्यूएशन का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है।